रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 8। सिया जैसे ही रचित के केबिन से जाने को हुई, रचित उसकी बाजू पकड़ उसे दरवाजे से लगा उसे घूरते हुए बोला, क्या बोल रहा था वो? उसके इतना बोलते ही सिया हैरान हो उसे देखने लगी। वही उसकी पकड़ को खुद के बाजू पर महसूस कर सिया की आंखों में आंसू आ गए थे। रचित ने उसे ठीक उसी जगह पकड़ा था जहां सुबह सिया को चोट लगी थी। रचित के कस के पकड़ने के कारण सिया का दर्द अचानक से बढ़ गया था। रचित की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई सिया उसे देख अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, सर आप क्या कर रहे हैं? हमें दर्द हो रहा है। इतना बोल वो अपनी आंसू भारी नजरों से उसे देखने लगी। वही उसकी आंखों में आंसू देख रचित की पकड़ अपने आप उस पर से ढीली हो गई। वो उसके बाजू से अपने हाथ हटा गौर से सिया को चेहरे को देख रहा था जिस पर दर्द साफ नजर आ रहा था। उसे देखते हुए रचित का ध्यान सिया के बाजू पर गया जहां चोट लगने से बिल्कुल काला हो गया था और खून भी जम गया था। उसकी चोट देख रचित उसके हाथों को पकड़ उसे देखते हुए परेशान सा बोल, ये कैसे हुआ? उसके इतना पूछते ही सिया बिना कुछ बोले उससे अपना हाथ छुड़ा जाने को हुई तो रचित अपनी पकड़ वापस उसकी हथेलियों पर मजबूत कर बोला, सुनाई नहीं पड़ा तुम्हें? मैंने पूछा ये कैसे हुआ? ये कैसे चोट लगी तुम्हें? रचित के इस बार भी पूछने पर वो कुछ नहीं बोली तो रचित को ऊपर गुस्सा आने लगा। वो इसका हाथ पकड़ खींचते हुए उसे लाकर सोफे पर बैठाया और खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास बैठ गया। उसे देख सिया जैसे ही उठकर जाने को हुई, रचित उसकी कलाई थाम गुस्से में बोला, चुपचाप यही बैठो, खा नहीं जयूंगा तुम्हें मैं। उसके इतना बोलते ही सिया के आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपना सर झुका वही बैठ गई। सिया को रोते देख रचित उसका हाथ पकड़ उस पर दावा लगाते हुए बोला, बस हर काम में रोना आता है तुम्हें, खुद का ध्यान तो रख नहीं सकती, आर्यन से भी बेकार हो तुम। उसके इतना बोलते ही सिया हैरान हो से दिकेने लगी। तभी रचित के दवाई लगाने के कारण सिया की आंखें दर्द से बंद हो गई। वो दर्द बर्दाश्त करने के लिए एक हाथ से रचित के शर्ट को मजबूती से पकड़ लेती है। वही उसके आस करते ही रचित का ध्यान ऊपर चला गया। रचित गौर से सिया के चेहरे को देख रहा था जिस पर दर्द की रेखा नजर आ रही थी। सिया ने अभी कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी। वही रचित की नजरें लगातार सिया के चेहरे पर ही थी। वो अपनी गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब सिया को कुछ महसूस नहीं हुआ तो वो अपनी आंखों को खोल सामने देखती है। उसकी नजर जैसे ही रचित पर गई, उसे खुद को देख वो भी उसकी आंखों में खोई हुई सी देखने लगी। सिया को इस वक्त रचित के आंखों में अपने लिए बहुत कुछ नजर आ रहा था जिसे वो समझने की कोशिश कर रही थी पर चाह कर भी समझ नहीं पा रही थी। दोनों बहुत कुछ एक दूसरे से कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। वो दोनों अभी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए ही थे कि अचानक बाहर से किसी की आवाज सुन दोनों होश में आए। सिया होश में आते ही हड़बड़ा कर खड़ी हुई, लेकिन अचानक उसका पैर उसकी साड़ी में फंस गया जिससे उसके कदम लड़खड़ा गए। खुद को बचाने के लिए सिया ने अपने बगल में रखे अलमारी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अलमारी गलती से उस पर ही पूरा गिर गया। सिया खुद को बचाने के लिए जल्दी से उस अलमीरा को पकड़ लेती है पर उसके एक हाथ ने उसमें निकली किल से चोट लगा गया। बेचारी का आज दिन ही खराब था, सुबह से दूसरी बार उसे चोट लगी थी। वही रचित ये देख जल्दी से उसके पास आया और उस अलमीरा को उस पर से हटा साइड में खड़ा कर सिया को देख बोला, तुम ठीक हो? वो इतना बोला ही था कि तभी उसकी नजर उसके हाथों पर गई जहां से खून निकल रहा था। ये देख रचित गुस्से से बोला, दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? कितनी चोट लगा गई है तुम्हें? ध्यान कहाँ रहता है आजकल तुम्हारा? उसके ऐसे डांटने से सिया अपने आंखों में आंसू लिए अपना सर नीचे कर बोली, हमें इतना दर्द हो रहा है और आपको डांटने की पड़ी है। उसकी इतना बोलते ही रचित उसे अपनी आंखें दिखता है तो सिया चुप हो गई। वही रचित उसे देख जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसकी चोट को साफ करते हुए बोला, कट ज्यादा गहरा नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। वो अभी पट्टी कर है रहा था तभी आशुतोष जी रचित के केबिन में आए। उन्हें रचित ने नॉक करने के लिए मना किया था जिस वजह से वो सीधे अंदर आ गए। अंदर आते ही उनकी नजर जैसे ही दोनों पर गई, वो उन्हें साथ देख बोले, रचित मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा था और तुम यहाँ हो, और तुम्हें क्या हुआ सिया? तुम ठीक हो ना? उनकी बात पर सिया उन्हें देख अपना सर झुका बोली, कुछ नहीं सर, बस हल्की सी चोट है। इतना बोल वो इधर उधर देखने लगी। अचानक उनके वहां आने से और खुद को रचित के इतने करीब देख वो थोड़ा हिचकिचा गई थी। वो सिया को से घबराया देख रचित आशुतोष जी को देख बोला, कुछ नहीं हुआ है सर, नॉर्मल चोट है, आप परेशान मत हो, आई हैंडल हर। इतना बोल वो वापस अपना ध्यान सिया का हाथ पर कर लेता है।
वही रचित की बात सुन आशुतोष जी मुस्कुराकर उसे देख बोले, हैंडल इट वेरी केयरफुली रचित। ये बोल वो मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। वही उनकी बात सुन सिया की नजरें रचित की तरफ उठ गई। वो एक टक उसके चेहरे को देखने लगी, जहां उसके लिए परेशानी के भाव थे। थोड़ी देर बाद रचित उसकी ड्रेसिंग कर बॉक्स साइड में रखता है। रचित की नजरें जैसे ही सिया पर गई, उसे खुद को देखता देख बोला, लंच किया तुमने या अभी तक ऐसे ही हो? उसके पूछने पर सिया अपना सर नीचे कर ना में हिला दी। उसके ना बोलते ही रचित जल्दी से एक स्टाफ को कॉल कर दोनों के लिए लंच मंगवाता है। वो ऑर्डर देखता वहां से अपना हैंड वॉश करने चला गया। वही उसे जाते देख सिया खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, हितलार गिती तो खत्म जी नहीं होगी इनकी। इतना बोल वो अपना हाथ देखने लगी, जिस पर रचित ने पट्टी बांध था। थोड़ी देर बाद रचित बाथरूम से बाहर आया तो एक आदमी उनका लंच रखकर जा चुका था। रचित लंच देख एक नजर सिया को देखता है, जो अपना सर सोफे के पीछे टिकाए अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। वो उसे एक नजर देख खाना प्लेट में निकालते हुए बोला, टेटनस का शॉट ले लेना जाकर। उसकी आवाज सुन सिया अपनी आंखें खोल उसे देखती है तो रचित प्लेट में खाना निकाल रहा था। उसे देख वो मन में बोली, इनका कभी समझ ही नहीं आता है। कभी इतना गुस्सा करेंगे कि इनके लिए मुझसे बुरा कोई है नहीं, और कभी इनके गुस्से में भी प्यार दिखता है। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या। रचित उसे खुद को देखते देखा तो बोला, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो, नहीं तो जो है नहीं वो और खत्म हो जाएगा। और रही बात मुझे समझने की तो जब तक मैं ना चाहूं कोई मुझे नहीं समझ सकता। इसलिए अपना ध्यान खाने पर लगाओ और अपना खाना खाओ। उसके इतना बोलते ही सिया चुपचाप अपनी प्लेट ले खाने लगती है। दोनों ने अपना खाना खत्म किया तो रचित उसके पास आ बोला, चलो चलकर इंजेक्शन लो, लोहे से चोट लगी है, इन्फेक्शन का खतरा है। उसकी बात सुन सिया के चेहरे की हवाएं उड़ गई। वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, उसकी क्या जरूरत है अभी सर, थोड़ी सी तो लगी है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इतना बोल वो जैसे ही वहां से जाने को हुई, रचित उसकी कलाई पकड़ उसे घरों हुए बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं किसकी जरूरत है और किसकी नहीं, चुपचाप चल के इंजेक्शन लो। इतना बोल वो जैसे ही सिया का हाथ पकड़ आगे बढ़ने को हुआ, सिया को वही खड़ा देख वो उसे देखने लगा। सिया वहां से एक कदम भी नहीं हिली थी। उसे ऐसे देख रचित उसका हाथ छोड़ एक स्टाफ को बोल इंजेक्शन लाने को कहता है। वही उसकी बात सुन बेचारी सिया डरी सहमी वहां खड़ी थी। उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, पर हिटलर से कम ही इसलिए वो वहां खड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक नर्स आकर उसे इंजेक्शन देकर गई। इंजेक्शन देख सिया की तो आधी जान ऐसे ही सूख गई। वो इंजेक्शन देख जल्दी से रचित की तरफ देख बोली, नहीं मुझे नहीं लेना। इतना बोल वो जाने के लिए आगे बढ़ गई। वो अपना एक कदम भी आगे बढ़ाती कि रचित की आवाज सुन उसके कदम रुक गए। रचित उसे सके अपनी तेज आवाज में बोला, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा सिया। या कि इतना बोलते ही सिया के कदम जहां थे वही थम गए। उसे ऐसे खड़ा देख रचित उसे देख उसे इशारे से बैठने को कहता है तो सिया डरते हुए बैठ गई। वो बस भगवान से खुद को बचाने का प्रार्थना कर रही थी। वही रचित भी उसे देखते हुए उसके बाजू को पकड़ बोला, आंखें खोलो अपनी और मेरी आंखों में देखो। इतना बोल वो उसे देखने लगा, पर सिया पर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपनी बात न सुनता देख वो उसे घूरते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोल उसकी आंखों में देखने लगी। रचित उसे देखते हुए बोला, वो क्या बात कर रहा था तुमसे? उसकी बात सुन सिया असमंजस में उसे देखने लगी तो रचित बोला, ऐसे क्या देख रही हो, मैंने तुम्हें देख था। कितना हंस हंस कर बात कर रही थी तुम डॉक्टर सोहम से। फिर मन में, मुझसे तो कभी ऐसे नहीं बात करती, मुझ में कांटे लगे हैं क्या? उसकी बात सुन सिया हैरानी से उसे देखने लगी और मन में बोली, अब ये अचानक क्या हुआ इन्हें? अभी तक तो ठीक थे, फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करने लगे? एक मिनट कहीं सर को हमें और सोहम सर को साथ देख जलन तो नहीं हो रही है न? ये सोच ही उसकी फेस पर लंबी सी स्माइल आ गई। वो अभी खुद में खोई हुई थी तभी रचित की बात सुन उसे होश आया। रचित उसे खोया देख बोला, हो गया। आगे से ध्यान रखना कि कोई भी लड़का मुझे तुम्हारे आसपास नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे और उस लड़के दोनों के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंडरस्टैंड? इतना बोल वो अपने केबिन से बाहर निकल गया। वही सिया प्यार से उसे जाते हुए देख रही थी। वो एक नज़र अपने हाथों पर बंधी पट्टी को देख मुस्कुराते हुए वहां से अपने काम पर चली गई। शिमला एयरपोर्ट पर एक प्लेन आकर लैंड करती है तो उसमें से एक लड़की बाहर आई। उसे देखते ही लड़कों की नजरें उस पर थम गई थी। वही सबको खुद को देखता देख वो मुस्कुराकर अपने आंखों पर गॉगल्स चढ़ाते हुए एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकल गई और इधर उधर देखने लगी।
वो अभी खड़ी हो चारों तरफ देख ही रही थी, तभी उसकी नजर सामने खड़े आदमी पर पड़ी, जिसके हाथ में उसके नाम का बोर्ड था। बोर्ड देख उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। वो उसके पास आई और अपना बैग उसकी तरफ बढ़ा, बोली, कहाँ है गाड़ी? उसके पूछने पर ड्राइवर उसे लेकर गाड़ी तक आया और उसका सामान रख वहां से दीवान मेंशन के लिए निकल गया। रास्ते भर वो लड़की अपने फोन में किसी की फोटो देख लगातार मुस्कुरा रही थी। करीब आधे घंटे बाद रचित के घर के बाहर आकर उनकी गाड़ी रुकी। गाड़ी के रुकते ही वो लड़की बाहर आई और सामने बने घर को देखने लगी। थोड़ी देर घर देखने के बाद उसकी नज़र जब नेम प्लेट में लगे दीवान हाउस पर गई, तो वो उसे देख मुस्कुरा कर देखते हुए बोली, आई एम बैंक इन योर लाइफ रचित। इतना बोल वो मुस्कुरा कर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देती है। वहीं अंदर हॉल में बैठे अमिताश जी को जैसे ही गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी, वो उस आवाज को सुन सरस्वती जी से बोले, लगता है सनाया आ गई, आओ चलो। उनकी बात सुन सरस्वती जो गुस्से में उन्हें देख बोली, मुझे कहीं नहीं जाना है, अगर आपको जाना है तो आप जाओ और जाकर उसका स्वागत करो, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इतना बोल वो अपनी चाय पीने लगी। वही उनकी बात सुन रानी और अमिताश जी उन्हें एक नज़र उन्हें देख गेट की तरफ चले गए। वही उन्हें जाते देख सरस्वती जी का मुंह बना गया। वो अभी भी बैठी अपना चाय पीने में लगी हुई थी। इधर वो दोनों जैसे ही बाहर आए, अमिताश जी को देख सनाया उन्हें नमस्ते बोलती है। उसकी बात सुन अमिताश जी उसे देख बोले, खुश रहो बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ अंकल, ये बोल वो रानी के गले लग बोली, आप कैसे हो दी? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा तो ये बताओ, कैसा रहा तुम्हारा सफर, कोई परेशानी नहीं हुई ना? रानी उसकी बात सुन उसे बोली, परेशानी तो नहीं हुई दी, पर सफर बहुत थका देने वाला था। इतना बोल वो अपने आसपास देख बोली, वैसे दी ये जगह काफी खूबसूरत है, मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी खूबसूरत जगह पर रहते हो। उसकी बात पर रानी मुस्कुरा कर बोली, हाँ ये बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग भी। खैर तुम आओ, चलो अंदर। उसकी बात सुन तीनों अंदर की तरफ बढ़ गए। सब लोग अंदर आए तो सरस्वती जी सोफे पर बैठी अभी भी चाय पी रही थी। उन्हें देख सनाया उन्हें भी नमस्ते कर बोली, कैसी है आप आंटी? हम सब ठीक है सनाया, तुम बैठो। इतना बोल वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उन्हें ऐसे जाते देख अमिताश जी एक गहरी सांस ले रानी को देख बोले, बेटा मैं देखता हूँ, तुम तब तक चाय नाश्ता देखो। इतना बोल वो भी वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए। अमिताश जी अपने रूम में आए तो सरस्वती जी को ऐसे अपना सर पकड़े बैठे देख बोले, क्या हुआ है तुम्हें? मेहमान से कोई ऐसे पेश आता है क्या? उनकी बात सुन सरस्वती जी उन्हें देख गुस्से से बोली, मुझे उस लड़की के बारे में कोई भी बात नहीं करनी समझे आप, और आपको मेहमान नवाजी करनी है तो बेशक करिए, पर मुझसे कोई उम्मीद मत लगाएगा, मैं कुछ नहीं मानती उसे। उनकी बात सुन अमियाश जी भी उनके पास बैठ बोले, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तो अपनी बीवी को हमेशा शांत देखा है, फिर आज इतना गुस्सा क्यों? ऐसे परेशान होने से पता है ना तुम्हारी तबीयत जल्दी खराब हो जाती है। उनकी बात सुन सरस्वती जी उन्हें देख बोली, मत भूलिए आपकी आपकी बीवी के साथ एक माँ भी हूँ, और इस माँ ने अपना एक जवान बेटा खोया है, और सिर्फ इस लड़की की वजह से मेरा दूसरा बेटा ऐसा हो गया था। एक भूल गए पर मुझे सब याद है। मैं जो अपने बेटे को तड़पते देखा है, रात रात भर जागते देखा है, पता नहीं उसके लाइफ में अगर सिया नहीं आती तो क्या ही होता। अगर किसी जानवर के बच्चे को भी चोट लगे ना तो वो भी तड़प जाता है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। सोचिए मुझे कितना दर्द हुए होगा अपने बेटे की वो हालत देख। मैं सब कुछ माफ कर सकती हूँ पर मेरी औलाद को दुख देने वालों को कभी माफ नहीं कर सकती। सरस्वती जी इतना बोल अपना चेहरा फेर लेती है। उनके आंखों में आंसू आ गए थे। वही उनकी बात पर अनिताश जी खामोश हो उन्हें देखने लगे। आखिर जो भी सरस्वती जी ने कहा था वो सच ही तो था। तारानकन तारानकन तारानकन। इधर हॉस्पिटल में जब रचित की ड्यूटी खत्म हुई तो वो सिया को फोन करता है, पर उसका फोन नहीं लग रहा था, जिससे वो उसे ढूंढने लगा। वो जैसे ही शिवम के केबिन में पहुंचा, उसकी नजर सामने सिया पर ठहर गई। उसने देखा सिया सामने सोफे पर सबसे बेखबर सोई हुई थी। वही शिवम बैठा काम कर रहा था। उसे देख रचित परेशान हो शिवम से बोला, इसे क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तक तो ठीक थी, अचानक ऐसे? ठीक है ना ये? उसे परेशान देख शिवम उसके कंधे पर हाथ रख सिया को देखते हुए बोला, परेशान मत हो भाई, थकान के कारण बस यही बैठे हुए सो गई, इसलिए मैंने नहीं उठाया, तू कहे तो उठा दूं। उसकी बात सुन रचित सिया को देखते हुए बोला, नहीं रहने दे, तू निकल, मैं इन्हें लेकर आता हूं। उसके बोलने पर शिवम उसे एक नजर देख अपना सर हिला वहां से निकल गया।
वही उसके जाने के बाद रचित सिया के पास आ जमीन पर घुटनों के पल बैठते हुए उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तेरे चेहरे को देख चांद भी शर्मा जाए, ऐसे रूप से भगवान ने नवाजा है तुझे। थोड़ी देर उसके चेहरे को देखने के बाद रचित उसे धीरे से अपनी गोद में उठा उस केबिन से बाहर आया और बाहर निकल गया। वो सिया को लेकर बाहर आया और उसे लाकर गाड़ी में बैठा दिया। उसे अच्छे से बैठा। रचित खुद भी दूसरी तरफ से आकर अंदर बैठ गया और खुद उसकी तरफ झुककर सिया का सीट बेल्ट लगा दिया। इंजेक्शन के असर के कारण सिया गहरी नींद में थी, जिस वजह से उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। वही रचित ये जानता था, इसलिए उसने उसे नहीं उठाया। दर्द ज्यादा होने के कारण उसे इंजेक्शन लेना पड़ा था और कुछ मेडिसिन भी, जिससे उसे नींद आ गई थी। उसे एक नज़र देख रचित गाड़ी स्टार्ट कर घर की तरफ निकल गया। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी आकर घर के बाहर रुकी। गाड़ी रुकते ही रचित सिया को उठाने के लिए आवाज देता है, पर दवाई के असर के कारण सिया नहीं उठी, जिसे देख वो उसे अपनी बाहों में उठा अंदर की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही अंदर आया, सरस्वती जी सिया को ऐसे उसकी गोद में देख परेशान जो बोली, बेटा क्या हुआ सिया को, ये ऐसे क्यों है? उन्हें ऐसे परेशान देख रचित बोला, माँ आप परेशान मत हो, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस सो रही है, मैं इन्हें कमरे में सुला कर आता हूँ। इतना बोल वो रानी को देख बोला, भाभी मेरा रूम खोल दे। इतना बोल वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वही रानी भी उसके पीछे पीछे आकर जल्दी से उसका रूम खोल देती है। रानी के दरवाजा खोलते ही रचित सिया को आराम से बेड पर लेटा दिया। वही सरस्वती जज जो परेशान सी रानी के पीछे आती, वो भी सिया के पास बैठ गई। उन्हें परेशान देख रचित उनका हाथ पकड़ बोला, मम्मा आप परेशान मत हो, इन्हें थकान ज्यादा हो गई थी, जिस कारण ये केबिन में ही सो रही थी, तो मैंने भी नहीं उठाया। उनकी बात सुन सरस्वती जी सिया के सर सहलाते हुए बोली, अच्छा किया बेटा, ऐसे भी कुछ दिन से ये आराम नहीं कर पाई है, तो इसे आराम करने दे और तू भी चेंज कर आराम करना। मैं तेरा खाना रूम में ही भिजवा दूंगी। इतना बोल दोनों उसके रूम से चले गए। उनके जाने के बाद रचित भी एक नज़र सोती हुई सिया को देख अपने कपड़े ले बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। इधर सरस्वती ही नीचे आते हुए रानी से बोली, बेटा सिया अगर उठेगी न तो उसे कुछ खिला देना, चेहरा देख ही लग रहा था कि बहुत ज्यादा थकी हुई है। उनकी बात सुन रानी बोली, आप परेशान मत हो मम्मा, मैं लाडो का ध्यान रखूंगी। उसकी बात पर सरस्वती जी मुस्कुराकर उसका माथा चूम बोली, मेरे घर की तुम दोनों ही तो जान हो, दोनों में से किसी को भी खरोच लगती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ, इसलिए अपना और उसका दोनों का ख्याल रखा कर। रानी उनकी बात पर अपना सर हिला दी। तभी उनकी बात सुन रही सनाया उनके पास बोली, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसकी बात पर सरस्वती जी कुछ बोलती उससे पहले रानी बोली, किसी की नहीं, तुम ये सब छोड़ो और आओ खाना खा लो। इतना बोल वो सरस्वती जी को ले डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वही सनाया भी उसकी बात सुन आकर डाइनिंग टेबल बैठ गई थी। थोड़ी देर में शिवम और अमिताश जी भी वहां आ चुके थे। सनाया शिवम को देख हेलो बोली तो वो भी बदले में उस हेलो कह अपना खाना खाने लगा। उसका व्यवहार देख सनाया का मुंह बन गया। शिवम को शुरू से ही सनाया नहीं पसंद थी, पर वो रचित की वजह से उसे टोलरेट कर लेता था, क्योंकि रचित की उससे शादी होने वाली थी। लेकिन अब तो कोई वजह ही नहीं थी उससे बात करने का, इसलिए वो चुपचाप अपना खाना खाने लगा। वही सनाया जिसकी नजरें रचित को ही तलाश रही थी, वो रचित को वहां न देख बोली, दी रचित नहीं दिख रहा है, उसे खाना नहीं खाना क्या? उसके पूछने पर सब उसे देखने लगे तो सनाया हड़बड़ा कर बोली, वो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। उसकी बात सुन सरस्वती जी बोली, वो लोग अपना डिनर रूम में ही करेंगे, इसलिए तुम आराम से अपना करो। उनके ऐसे बोलने पर सनाया चुपचाप अपना खाना खाने लगी, पर उसके मन में एक बात चल रही थी कि सरस्वती जी ने वो लोग किसे कहा। थोड़ी बाद खाना खाकर सभी लोग जा चुके थे। वही रानी किचन समेट रही थी। इसे देख सनाया उसके पास आए और किचन स्लैब पर बैठते हुए उसे देख बोली, क्या लाइफ हो गई है आपकी दी, इन लोग ने तो आपको नौकर ही बना दिया है। इतना बोल वो हंसने लगी। वही उसकी बात सुन रानी अपना काम करते हुए बिना उसकी तरफ देखे बोली, आज सच में मुझे भगवान से ये दुआ करने का मन कर रहे हैं कि तुम मेरी अपनी बहन नहीं हो, वरना मैं क्या करती मुझे खुद भी पता। और रहा बात काम करने की, तो अपनी के लिए काम कर कोई नौकर नहीं बन जाता सनाया, पर तुम्हें ये सब कहाँ समझ आएगा, तुम तो कभी परिवार का महत्व जानी हो नहीं। चलो मुझे नींद आ रही है, तुमसे कल मिलती हूँ। अच्छे से सोना मेरे घर में, और कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर। वो क्या है ना, हमें मेहमान की खातिरदारी करना बहुत अच्छे से आता है। इतना बोल वो उसे देख अपने रूम की तरफ बढ़ गई।
वही उसके जाने के बाद सनाया भी अपना पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सनाया जैसे ही ऊपर आई, उसकी नजरें रचित के कमरे की दरवाजे पर जाकर अटक गई है। अगली सुबह सिया की सुबह जब आंख खुली तो वो खुद को रूम में देख हड़बड़ा गई। उसने जब सामने देखा तो रचित जॉगिंग के लिए तैयार हो रहा था। उसे देख सिया ने कहा, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो हॉस्पिटल में थी ना। उसकी बात सुन रचित बिना उसे देखे मिरर में अपने बाल सेट करते हुए उसे मिरर से देख बोला, तुम शिवम के केबिन में ही सो गई थी और मैंने तुम्हें उठाया भी था, पर तुम में तो कुंभकर्ण की आत्मा घुसी हुई थी। तुम उठी नहीं तो मैं तुम्हें गोद में उठा यहाँ ले आया। उसकी बात सुन सिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, हे महादेव, ये हमसे क्या हो गया? सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? हमारे बारे में हम कैसे नीचे सबका सामना करेंगे? उसे ऐसे खुद में बड़बड़ाते देख रचित के फेस पर स्माइल आ गई, जिसे छुपा वो बोला, अब उठना है या ऐसे ही सोते रहना है? मम्मा कल तुम्हारे लिए परेशान थी, इसलिए रेडी होकर जाकर उनसे मिल लो, समझी? इतना बोल वो उसे देख रूम से निकल गया। वी उसे जाते देख सिया उसे घूरते हुए बोली, हद है इनका, ढंग से तो कभी बात ही नहीं कर सकते हैं ये, जब देखो तब गुस्से इनकी नाक पर सवार रहता है। खैर इन्हें छोड़ सिया और तू जल्दी से रेडी हो नीचे चल, पता नहीं मम्मा और बाकी सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अभी तो एक ही दिन हुए हैं, अभी हमारी शादी को, और अभी से ये हाल है हमारा। इतना बोल वो खुद में बड़बड़ाते हुए जल्दी से अपने कपड़े ले बाथरूम में नहाने चली गई। थोड़ी देर में वो नहाकर आई और तैयार होने लगी। वही इधर रचित जॉगिंग के लिए नीचे आया तो उसे सनाया हाल में ही बैठी हुई दिखी। उसे एक नजर देख रचित उस पर से अपनी नजरें हटा सरस्वती जी को देख बोला, मम्मा मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। इतना बोल वो बाहर निकल गया। वही सनाया बस उसे पीछे से जाते हुए देख रही थी। उसे रचित का ऐसे खुद को इग्नोर करना चुभ गया। पहले वो जब भी आती थी रचित उसे खुद के साथ हमेशा घूमने ले जाया करता था, लेकिन इस बार जैसे रचित को उसकी मौजूदगी से फर्क ही नहीं पड़ा हो। थोड़ी देर बाद सबको बिजी देख वो वहां से अपने कमरे में चली गई। वही उसके जाने के बाद सिया जल्दी से रेडी होकर नीचे आए तो सरस्वती जी उसे देख बोली, अब कैसी तबीयत है बेटा? मम्मा मैं ठीक हूँ, वो बस थकान के कारण पता ही नहीं चला कैसे आंख लग गई। हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सब सिया अपनी आंखें झुका शर्मिंदगी से बोली। उसे ऐसे देख सरस्वती जी प्यार से उसके माथे को चूम बोली, कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी, वैसे भी हेल्थ पहले है। अच्छा ये सब छोड़ो और अपने हाथ की गर्म गर्म एक कप चाय पिला दो। वो बोल ही रही थी तभी अमिताश जी भी वहां आते हुए बोले, हाँ बेटा अपनी हाथ की एक गर्मा गर्म चाय पिला दो, आज बहुत मन कर रहा है पीने का। वैसे भी तुम्हारी मम्मा की हाथ की चाय पीकर अब गया हूँ अब। इतना बोल वो सरस्वती जी को देख मुस्कुरा दिए, जो उनकी बात सुन उन्हें घूर रही थी। हम अभी बनाकर लाते हैं। सिया उन दोनों को देख मुस्कुरा कर बोली और किचन की तरफ बढ़ गई। वही उसके जाने के बाद सरस्वती जी अमितेश जी को घूर कर बोली, लगता है बुढ़ापा ज्यादा चढ़ गया है आपके सर पर, अब आए आप हमसे कोई डिमांड करने, फिर बताते हैं हम आपको। उनकी बात सुन अमिताश जी उन्हें अपनी बाहों में भर बोले, अरे हमारी माधुरी दीक्षित जी, हम आपसे मजाक नहीं करेंगे तो जाकर पड़ोसी से करे क्या? इतना बोल वो उन्हें मुस्कुराते हुए देखने लगे। वही उनकी बात सुन सरस्वती जी चिढ़ते हुए बोली, है जाकर करे न पड़ोसी से मजाक, और उनसे ही अपनी खाने की डिमांड भी पूरी करवा लीजिएगा। बूढ़ा गए हैं और अभी भी इन्हें मजाक सूझता रहता है। इतना बोल वो बड़बड़ाते हुए वहां से बाहर बगीचे की तरफ बढ़ गई। वही उन्हें गुस्से में देख अमिताश जी अपना सर हिला उनके पीछे जाते हुए बोले, सच कहते हैं लोग शादी के ज्यादा साल होने के बाद पत्नियां ज्वालामुखी बन जाती है चंद्रमुखी से। वो इतना ही बोले थे कि बाहर से सरस्वती जी चिल्लाते हुए बोली, और पति पागल बूढ़ो। उनके इतना बोलते ही सिया और रानी की हंसी छूट गई। सिया मुस्कुराते हुए किचन में आए तो रानी उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, अरे लाडो उठ गई, तबीयत कैसी है तुम्हारी? सिया उसे देख मुस्कुरा कर बोली, अच्छी है दी, बस थकावट हो गई थी। वैसे मैं चाय बना रही हूँ, आप पिएगी? अरे बिल्कुल, तुम्हारे हाथ की चाय को कोई मना करेगा भला? रानी उसकी बात पर मुस्कुरा कर बोली तो सिया चाय बनाने लगी। थोड़ी देर में सब कुछ बन गया था तो दोनों ने सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। सरस्वती जी और अमिताश जी भी वहां आ गए थे। उन्हें देख सिया उन्हें चाय दे बोली, हम भाई को भी चाय देकर आते हैं। इतना बोल वो उसके रूम में चली गई। वही उसके जाने के बाद सनाया बाहर आए तो अमिताश जी उसे देख बोले, सनाया आओ तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो।
उनके बोलने पर सनाया आकर डाइनिंग पर बैठ गई। वही इधर सिया चाय लेकर जैसे ही शिवम के कमरे में पहुंची, शिवम को किसी लड़की से फोन पे बात करता देख वो वही दरवाजे पे खड़ी हो उसकी बातें सुनने लगी। शिवम इस बात से अनजान फोन पे बात करते हुए बोला, हाँ जान, बहुत जल्द तुम्हें मम्मा से मिलवा दूंगा। अच्छा चलो, मुझे नाश्ते के लिए जाना है, गुड़िया वेट कर रही होंगी, बाय, लव यू। इतना बोल वो फोन रख जैसे ही दरवाजे की तरफ देखता है, उसके हाथ से फोन छूटते हुए बचा। सामने सिया हाथ बंधे खड़ी उसे है घूर रही थी। उसे देख शिवम हकलाते हुए बोला, वो गुड़िया, वो मैं तुझे बताने ही वाला था। सिया उसकी बात पूरी होने से पहले गुस्से से, अच्छा तो आप हमें कब बताने वाले थे, जब भाभी यहाँ आ जाती तब। इतना बोल वो गुस्से में उसे देख बोली, जाए भाई, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आपने हमसे छुपाया। इतना बोल वो रूम से बाहर निकल गई। वही उसे ऐसे जाते देख शिवम भी उसके पीछे पीछे भागा। सिया हाल में आ गई तो सनाया की नजरें उस पर पड़ी। उसे देख वो मन में बोली, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। शिवम की वाइफ है क्या? वो अभी सोच ही रही थी कि शिवम सिया के पास आ बोला, प्लीज गुड़िया माफ कर दे, न मैं तुझे बताने वाला ही था, पर उससे पहले तुझे पता चल गया। सिया उसकी बात पर गुस्से में उसे घूरते हुए बोल, मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी है, इसलिए आप बोलिए मत हमसे। ये बोल वो सोफे पर मुंह फुलाकर बैठ गई। उन्हें ऐसे देख सरस्वती जी बोली, क्या हुआ शिवम, सिया तुमसे इतने गुस्से में क्यों है? उनकी बात पर सिया बोली, बता दूं मैं माँ को, फिर वो ही आपकी क्लास लगाएंगी। बोले बताऊं? उसकी धमकी सुन शिवम बोला, नहीं गुड़िया, इस बार माफ कर दे, आगे से तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, प्रोमिस। ठीक है, पर एक शर्त पर आपको मुझे उनसे मिलना होगा। बोली मंजूर है तो? सिया धीरे से उसकी तरफ देख फुसफुसा कर बोली। वही उसकी बात सुन शिवम बोला, मंजूर है मेरी बहना, बस तू मुझसे नाराज ना होया कर। इतना बोल वो उसे गले लगा लिया। उन्हें ऊपर से ऐसे देख रचित मुस्कुराते हुए अपने मन में बोला, पूरी की पूरी नौटंकी है ये, पर जैसे भी है मेरी है। वो नीचे आया और अपने कुर्सी पर बैठ गया। सब लोग अब नाश्ते के लिए आ गए थे। रचित के वहां आते ही सनाया लगातार रचित को ही देख रही थी, जिसकी नजरें सिया पर थी। पर सनाया को ऐसे रचित को देखते देख सिया को चिढ़ होने लगा। उसे घूरते हुए वो रानी के साथ मिलकर सबको परोसने लगी। तभी सनाया सिया को देख रानी से बोली, दी ये कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा। उसकी बात पर रानी कुछ बोलती उससे पहले सिया बोली, कैसे देखती आप सनाया जी, घर के सदस्यों का पता घर वालों को होता है, मेहमानों को नहीं। और वैसे भी आप इतने सालों बाद आए हैं तो आप सबको थोड़ी ही पहचान सकेगी। उसकी बात सुन सनाया गुस्से में उसे देखने लगी। वही बाकी सबकी नजरें भी सिया की तरफ उठ गई। वही सिया सबसे अनजान उसे देख बोली, खैर आपको हमारे बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इतना बोल वो रचित को देखती है को उसे ही देख रहा था। सिया उसे देखते हुए उसकी आंखों में खोती हुई बोली, हमारा नाम सिया रचित दीवान है, इस घर की छोटी बहू और रचित जी की पत्नी। इतना बोल वो अपनी नजरें रचित से हटा उसे देख बोली, अब तो मालूम चल गया होगा आपको कि हम कौन है। उसके ऐसे बोलने से सब उसे आंख फाड़े देख रहे थे। वही सनाया जो पानी पी रही थी वो तो उसकी बात सुन शरक गई। वो हैरान नजरों से कभी रचित को तो कभी सिया को देखती, जो एक दूसरे को देखने में ही लगे थे। रचित तो सिया के ऐसे बोलने से हैरान था, पर उसे अच्छा लगा जब सिया ने खुद को उसकी पत्नी कहा। उसके फेस उसकी धड़कनें बढ़ गई थी सिया की बात सुन, और उसके चेहरे पर एक पर स्माइल आ गई थी। उसकी नजरें उस पर ही टिकी थी। वो लगातार सिया को ही देख रहा था, जो अपने प्लेट में खाना निकल रही थी। वही सनाया की नजरें जैसे ही रचित पर गई, वो रचित को सिया को ऐसे प्यार से देखते देख चिढ़ गई। सिया अपना सर उठा देखी तो सभी घर वालों को खुद की तरफ देखते देखी तो अपनी मासूम सी आवाज में बोली, क्या हुआ, हमने कुछ गलत कहा क्या? उसकी बात सुन रानी जल्दी से बोली, अरे नहीं लाडो, हम बस पहली बार तुम्हें इतना बोलते देख शौक थे, है ना माँ? उसकी बात पर सरस्वती जी अपना सर हिला बोली, हाँ बेटा, पर जो भी बोलो मेरी बच्ची घर की रौनक है। इसके आने के बाद मेरा पूरा घर भर गया। इसके बिना अब बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। सब उनकी बात पर मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिए। पर सनाया से तो ये सब देख अब खाना ही नहीं खाया जा रहा था। उसके लिए ये बात बहुत शौकन था कि रचित ने शादी कर ली। वो ये सब सोचते हुए रचित को देख बोली, रचित तुमने शादी कब की और किसी को इस बारे में बताया भी नहीं। उसकी बात पर रचित कुछ बोलता उससे पहले सिया दोबारा बोली, वो क्या है न सनाया जी, इन्हें हम इतने पसंद आ गए
कि इनसे रहा ही नहीं गया और उन्होंने हमारी मांग भर दी, फिर हमारी शादी हो गई, है ना रचित जी। सिया की बातें आज रचित को शौक दे रही थी। वो उसे देखते हुए अपना सर हिला दिया तो सिया के फेस पर स्माइल आ गई। वही सभी लोग रचित की हालत देख मुस्कुरा रहे थे। रचित को सिया का ये नया साइड बहुत अच्छा लग रहा था। उसका हक से कहना कि वो रचित की पत्नी है, ये बात रचित के दिल को सुकून पहुंचा रही थी। वहीं सनाया का तो चेहरा ही ये सब सुनकर काला पड़ गया था। वो सबको देख खुद को नॉर्मल कर चुपचाप सभी के साथ बैठ खाना खाने लगी। एक दिन सिया रानी बैठ के बात कर रहे थे, तभी सनाया का टॉपिक आया था, जिसमें रानी ने सनाया और रचित के बारे में सिया को सब कुछ बता दिया था। सब कुछ जान सिया उन्हें बस इतना बोली थी, दी वो उनका बिता हुए कल थी और हम उनका आज और आने वाला कल है। आप परेशान मत होइए, हम है ना सब संभाल लेंगे। उसकी बात सुन रानी मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराते देख सिया आगे बोली, आप परेशान मत हो, हमारे तरफ से ये रिश्ता अब मारते दम तक नहीं टूटेगा। उसकी बात सुन रानी मुस्कुराकर उसे गले लगा लेती है। वो जानती थी कि सनाया कैसी है और क्या क्या कर सकती है, इसलिए उसने सब कुछ सिया को बता दिया था ताकि सिया उसे रचित से दूर ही रखे। सबके नाश्ता करने के बाद सिया रानी की मदद करने किचन में चली गई। वहीं रचित, शिवम और अमिताश जी हॉल में लगे सोफे पर बैठ कंपनी के काम के बारे में बात कर रहे थे। सनाया भी अंदर न जाकर वहीं लगे सोफे पर बैठ उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान रचित के चेहरे पर था, जिसे रचित महसूस कर भी अनदेखा कर रहा था। थोड़ी देर में सिया बाहर आए तो रचित सिया को देख बोला, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। उसकी बात सुन सिया अपना से हिला दी तो रचित सरस्वती जी से मिल वहां से बाहर निकल गया। वही सनाया जो अपनी गहरी नजरों से उन दोनों को ही देख रही थी। रचित के जाने के बाद शिवम भी जाते हुए सिया के पास आया और प्यार से उसके सर को चूम बोला, ध्यान रखना अपना, कल तेरी तबीयत ठीक नहीं थी न। रचित ने बताया मुझे, तू क्यों खुद को लेकर लापरवाही करती है, अब बस जल्दी से ठीक हो जा, फिर मैं तुझे तेरी होने वाली भाभी से मिलवाऊंगा। उसकी बात सुन सिया के फेस पर स्माइल आ गई। वो कुछ बोलती उससे पहले उन्हें ऐसे देख सनाया बोली, सिया तो रचित की वाइफ है ना, फिर शिवम के इतने नजदीक, क्या इसने दोनों दोस्तों से शादी कर लिया। उसकी बात सुन सबको बहुत गुस्सा आया। शिवम उसे गुस्से में उसे कुछ बोलता उससे पहले रचित जो अपना फोन लेने अंदर आया था, वो सनाया की बात सुन गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, मिस सनाया, किसी के रिश्ते को जानने के लिए उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती कि उनका रिश्ता क्या है। सामने वाले की नज़र में दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट देख ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका रिश्ता क्या है। पर लगता है तुम्हारी सोच रिश्तों के मामले में पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है, जो तुम बिना किसी के बारे में भी जाने किसी के रिश्ते को जज कर लेती हो। इतना बोल वो सिया की तरफ देख बोला, आई एम वेटिंग, जल्दी आओ। इतना बोल वो बाहर जाने को हुआ, फिर कुछ सोच रुक कर शिवम को देख बोला, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। इतना बोल वो एक नज़र सिया पर डाल बाहर की तरफ निकल गया। वही रचित की बात सुन दिया तो उसे देखती ही रह गई, जो बाहर जा रहा था। रचित के बाहर जाने के बाद शिवम भी सबको देख अपना सामान ले सरस्वती जी से बोला, मम्मा मैं भी निकलता हूँ। इतना बोल वो सिया को बाय बोल चला गया। अब वहां सिर्फ रानी, सिया और सरस्वती जी थे। अमिताश जी पहले ही ऑफिस निकल चुके थे। सिया को देख सरस्वती ही बोली, बेटा तू जा, रचित तेरा वेट कर रहा होगा। उनकी बात सुन दिया अपना सर हिला, अपने कमरे में बैग लेने चली गई। थोड़ी देर बाद वो नीचे आई और दोनों से मिलकर बाहर निकल गई। सिया के जाने के बाद सरस्वती जी घूर कर सनाया को देख रानी से बोली, बेटा यहाँ का काम खत्म कर, मेरे रूम में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जो बाहर वाली के सामने नहीं हो सकती। इतना बोल वो उन्हें देख अपने रूम की तरफ चली गई। सबके जाने के बाद रानी गुस्से में सनाया को देख बोली, सनाया बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला कर, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा है, इसलिए जब तक यहाँ हो अच्छे से रहना। इतना बोल वो भी चली गई। सबको जाता देख सनाया बोली, सब इतना क्यों भड़क रहे हैं, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, लगता है सबको इस सिया से कुछ ज्यादा ही लगाव है। खैर छोड़ो, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी रचित पर ध्यान देती हूँ। ये बोल वो भी अपने कमरे में चली गई। तारानकन तारानकन तारानकन। इधर सिया बाहर आए तो रचित उसे देख जल्दी से कर का दरवाजा खोलते हुए बोला, बैठो ही या मैं जाऊं। उसकी बात सुन सिया जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। वहीं उसके बैठते ही रचित भी आकर अपनी सीट पर बैठ गया और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दिया। गाड़ी में सिया शांति से बैठी हुई लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे देख रचित बोला,
तुम सनाया की बातों का ज्यादा बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है, तुम्हें उससे उलझने की जरूरत नहीं है, फालतू में उसकी नौटंकी में तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा। उसकी बात सुन सिया उसकी आंखों में देख बोली, साहब बुरा उनकी बातों का नहीं लगता है, जो अपने नहीं है, बुरा हमें अपनों की बातों का लगता है, हमें क्यों उनकी बातों का बुरा लगेगा, वो हमारी अपनी थोड़ी है, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि वो हमारे बारे में क्या सोचती है, हमारे लिए ये मैटर करता है कि आप क्या सोचते हैं। सिया ये सब उसकी आंखों में देख बोल रही थी। वही उसकी बात सुन रचित खामोश हो गया। वो सिर्फ सिया को ही देख रहा था। उसकी बातें से रचित की धड़कनें बढ़ गई थी, जिसे वो खुद भी महसूस कर रहा था। सिया का उसे अपना बोलना उसके मन को गुदगुदा रहा था। उसकी नजरें अभी भी लगातार सिया पर ही बनी हुई थी। वही उसे आए खुद को देखता देख सिया वापस अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर बाहर देखने लगी। उसके चेहरा दूसरी तरफ करने से रचित का भी ध्यान टूटा, तो वो अपना ध्यान वापस ड्राइविंग पर लगाने लगा। करीब 15 मिनट बाद उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी, तो दोनों गाड़ी से उतर अंदर चले गए। एलसिया अंदर आकर सीधे अपने पेशेंट्स देखने चली गई। वही रचित थोड़ी देर बाद सब कुछ देख वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। उसे आज ऑफिस में बहुत जरूरी काम था। आज तो वो हॉस्पिटल भी नहीं आता, पर सिया को ड्रॉप करना था, सिर्फ इसलिए वो हॉस्पिटल आया था। दोपहर में लंच के समय दिया को पता चला कि रचित सुबह ही हॉस्पिटल से ऑफिस के लिए निकल गया है, इसलिए वो आज का लंच शिवम के साथ ही करती है। अभी तक सबको हॉस्पिटल में पता चल गया था कि दोनों भाई बहन हैं, और शिवम हॉस्पिटल का हेड भी था। इसी वजह से सब लोग सिया को और अच्छे से ट्रीट करते थे। वही सिया भी सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, जिससे सबसे उसकी बॉन्डिंग हॉस्पिटल में अच्छी हो गई थी। शाम के वक्त सिया का जैसे ही ड्यूटी खत्म हुआ, उसके फोन पर रचित का कॉल आया। सिया रचित का कॉल देख जैसे ही फोन उठाए, उधर से रचित बोला, मेरा इंतजार करना, मैं लेने आऊंगा, इतना बोल वो फोन रख दिया। फोन कटने के बाद सिया अपने हाथ में पकड़े फोन को घूरते हुए बोली, हद है, मतलब ऐसा कौन सा इनका ट्रेन छूट रहा है जो ये इतने हड़बड़ी में फोन काट दिए। इनका भी समझ नहीं आता, कब मूड खराब होता है कब अच्छा। वो बड़बड़ा ही रही थी कि शिवम उसके पास आ बोला, गुड़िया घर चलना है या रुकेगी तू। उसकी बात पर सिया अपना चेहरा इधर उधर करते हुए बोली, वो भाई इन्होंने कहा है कि उनका इंतजार करने, तो मैं। उसे ऐसे बोलता देख शिवम मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ रख बोला, चल मैं निकालता हूं तो तू वो अपने उनके के साथ आ जाना। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए चला गया। वही उसकी बातें सुन सिया का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो वहां से रचित के केबिन में गई और वहीं बैठकर उसका वेट करने लगी। इधर घर पर सनाया रचित के आने का वेट कर रही थी। उसने नजर जैसे ही दीवार पर लगी घड़ी पर गई, वो उसे देख रानी से बोली, दी रचित कब तक आएगा, उसके आने का तो टाइम हो गया है। उसकी बात सुन रानी उसे देख घूरते हुए बोली, तुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो कब आएगा और कब नहीं। वैसे भी तू जिस रचित को जानती थी ना, वो अब वो नहीं रहा, इसलिए तू उससे जितना दूर रहेगी उतना तेरे लिए अच्छा होगा। इतना बोल वो वहां से चली गई। वही उसे जाते देख सनाया बोली, ऐसे कैसे दूर रहूं दी, आखिर वापस भी तो उसके लिए ही आई हूं। इतना आसानी से तो मैं ना उसे दूर होने दूंगी, ना खुद जाऊंगी। इतना बोल वो बाहर गार्डन में आ गई। करीब आधे घूमते बाद रचित हॉस्पिटल पहुंचा और वहां से सीधे अपने कैबिन में चला गया। वही सिया जो वहां बैठी किसी पेशेंट की फाइल देख रही थी, उसे रचित के आने का पता ही नहीं चला। वही उसे ऐसे काम में डूबा देख रचित वही दरवाजे पर खड़े हो उसे देखने लगा। सिया को जब लगा कि कोई उसे देख रहा है तो वो अपना सर उठा ऊपर देखती है तो अपने सामने रचित को देख वो बोली, आप कब आए, सॉरी हमारा ध्यान नहीं था। उसकी बात सुन रचित उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तो अब लगा लो, अब तो मैं सामने ही हूं। उसकी बात पर सिया उसे असमंजस में देख बोली, मतलब मैं समझी नहीं। उसे ऐसे देख रचित उसके पास जा उसके कमर से उसकी साड़ी का पल्लू निकलते हुए बोला, घर नहीं है ये मैडम तुम्हारा, थोड़े होश में रहा करो, कभी भी कोई भी आ जा सकता है। उसके बोलने पर सिया अपनी आंखें खोल उसे देखती है, जो रचित के खुद के पास आने से अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। उसके आंखें खोलते ही रचित जैसे ही उसकी आंखों में देखता है, वो उसकी गहरी आंखों में खोने लगता है। वही सिया भी लगातार उसकी आंखों में ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए ही थे। तभी बाहर से कुछ गिरने के कारण रचित होश में आया और खुद को नॉर्मल कर उसे देख बोला, चले या फिर यही रहना है। उसकी बात पर सिया जल्दी से अपना बैग लिए उसके पीछे बाहर आ गई। उनके साथ ने बाहर आते ही सब स्टाफ उन्हें देख रहे थे। कुछ तो उन्हें साथ देख खुश थे,
वही कुछ सिया की किस्मत से जल रहे थे। अभी तक हॉस्पिटल में सबको यही लग रहा था कि दोनों एक दूसरे डेट कर रहे हैं, किसी को उनकी शादी के बारे में नहीं पता था। थोड़ी देर में दोनों बाहर आए और वहां से घर के लिए निकल गए। करीब 20 मिनट बाद उनकी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी तो गाड़ी की आवाज सुन सनाया बाहर आ गई। लेकिन उसकी नजर उसने जैसे ही रचित के साथ सिया पर गई, उसे रचित के साथ देख उसका मूड खराब हो गया। वो उन्हें देख पैर पटकते हुए गुस्से में अंदर चली गई। वही उसके जाने के बाद दोनों अंदर आए तो रचित रूम में फ्रेश होने चला गया। वही सिया भी फ्रेश होकर रानी की मदद करने के लिए किचन में आ गई। शिवम पहले ही घर आ चुका था। वो स्टडी रूम में बैठा अमिताश की मदद कर रहा था। खाने के टाइम में सब बाहर आए तो सिया ने रानी के साथ मिलकर सबको लंच परोसा। रचित भी नीचे आया और जैसे ही खाने को बैठने को हुआ, उसका फोन बजने लगा। वो जैसे ही फोन देखता है, अपने असिस्टेंट का नाम देख इमरजेंसी कॉल का सोच वो फोन उठा, बाहर गार्डन की तरफ चला गया। फोन उसके असिस्टेंट का था जिसको उससे जरूरी बात करना था। वही उसके जाने के बाद रानी सिया से बोली, लाडो तुम भी बैठी और खा लो हम सब के साथ। उनकी बात सुन सिया इधर उधर देखते हुए बोली, वो दी, वो, ये, आ। उसे ऐसे बोलते देख सरस्वती ही बोली, अरे रहने दे न बेटा, रचित भी फोन पर बात कर रहा है, वो आ जाएगा तो दोनों साथ खा लेंगे, तब तक हम लोग लंच कर लेते हैं। आजा तू भी बैठ, आर्यन ने तो खा लिया ना। उनकी बात सुन सिया की नजरें शर्म से झुक गई। वही रानी सरस्वती जी की बात सुन वहां बैठते हुए बोली, हाँ मन उसे खाना खाकर सुला दिया है। इतना बोल वो भी खाने लगी। थोड़ी देर में सबका खाना हो गया तो सब अपने रूम में चले गए। वही सिया रानी की किचन समेटने में मदद करने लगी। वही सनाया सबको बिजी देख वहां से छुपते हुए गार्डन की तरफ चली गई। इधर गार्डन में रचित को बात करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला था। वो जैसे ही फोन रख पीछे मुड़ने को हुआ, किसी की बाहें उसे अपने कमर पर महसूस हुई। इस एहसास से वो पहचान गया था कि ये सिया नहीं है, क्योंकि उसका एहसास ही रचित को दूर से महसूस हो जाता था। सनाया उसके कमर के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट उससे बोली, आई एम सॉरी रचित, प्लीज मुझे मेरे गलतियों के लिए माफ कर दो। मुझे इतने टाइम में बहुत अच्छे से पता चल गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं सच में अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी बातें सुन रचित की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई। वो उसका हाथ झटक उसकी तरफ मुड़कर कुछ बोलता उससे पहले उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी सिया पर गई, जो अपनी आंखों में आंसू लिए उन्हें ही देख रही थी। रचित को खुद को देखता देख वो पलट कर खड़ी हो गई। उसके आंखों से इस वक्त आंसू गिर रहे थे, जिन्हें वो अपने हाथों से रगड़ पोंछ रही थी। वो जैसे ही जाने को हुई, कुछ सोच उसके कदम रुक गए। वो रचित और सनाया को देखते हुए उनके तरफ बढ़ गई। सिया सब काम खत्म कर रचित को बुलाने गार्डन की तरफ बढ़ जाती है। वो जैसे ही वहां आए, सामने का नजारा देख उसके कदम वही गेट पर ही थम गए। वही उसके आंखों से कुछ बूंद आंसू छलक उसके गालों पर आ गए। सामने सान्या खड़ी रचित को पीछे से गले लगाए हुए थी। वही रचित की पीठ उसकी तरफ थी। ये सब देख सिया के दिल में एक दर्द हुआ। भले ही रानी ने उसे सनाया के बारे में सब कुछ बता दिया था, फिर अपने आंखों के सामने सनाया को ऐसे रचित को बाहों में भरे देख उसके आंखों से आंसू आ गए। सनाया का रचित के साथ देख सिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चाहे उनका रिश्ता कैसा भी हो, पर आखिर सिया थी तो रचित की पत्नी ही, और एक पत्नी कभी अपने पति को किसी अनजान स्त्री के साथ देखने पसंद नहीं कर सकती है। ठीक उसी प्रकार सिया भी रचित को सनाया के साथ नहीं देख पा रही थी। उन्हें साथ देख उसका दिल उसे खुद टूटता हुआ महसूस हो रहा था। वो अभी खड़ा हो उन्हें देख ही रही थी, तभी रचित सनाया की तरफ मुड़ा। वो उसे गुस्से में कुछ बोलता, उससे पहले उसकी नजरें दरवाजे पर खड़ी सिया पर गई, जो अपने आंखों में अंशु लिए खड़ी उन्हें देख रही थी। उसे देख रचित जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, सिया उसे खुद को देखता देख अपनी नजरें फेर वहां से जाने के लिए मुड़ गई। वो अभी 2 कदम ही चली थी कि कुछ सोच उसके कदम रुक गए। कुछ सोचते हुए सिया ने अपने आंखों में आए आंसू को रगड़कर साफ किया और पूरे एटीट्यूड के साथ रचित और सनाया की तरफ मुड़ गई। रचित जिसकी नजरें उस पर ही थी, वो उसे खुद की तरफ आते हुए देखने लगा। कहा कुछ समय पहले सिया की आंखों में आंसू थे, वहां अभी रचित को कोई भाव नहीं दिख रहा था। रचित गौर से उसके चेहरे को देख रहा था और उसके मन को समझने की कोशिश कर रहा था, पर सिया को समझना इतना भी आसान नहीं था। सिया ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो चलकर उनके पास आई और बिना रचित को देखे सनाया की तरफ अपना रुख करते हुए बोली, मुझे लगता है आप किसी और की चीज पर अपना हक जताने की कोशिश कर रही है, जो आपकी है नहीं।
क्यों, हमने सही कहा ना सनाया जी? उसकी बात सुन सनाया जो उसे देख रही थी, वो हड़बड़ा कर बोली, ये तुम क्या बोल रही हो सिया? मैंने क्या किया है? आपने क्या किया है क्या नहीं ये तो आप मुझसे बेहतर ही जानती है। फिर भी आज मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। मुझे हमारी चीजें किसी के साथ बंटना बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे वो मेरा कोई सामान हो या फिर मेरे। इतना बोल वो रचित को देख सनाया का कंधा थपथपा बोली, बाकी तो आप खुद ही समझदार है। इतना बोल वो जाने के लिए मुड़ी, फिर कुछ सोच वापस उसकी तरफ देख बोली, एक बात याद रखना, मुझसे और मेरी चीजों से आप जितना दूर रहेंगी आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और हाँ सनाया जी, मेरी एक आदत है कि मैं दूसरों की चीजों पर नजर नहीं डालती, लेकिन अगर कोई मेरी चीजों को देख ले, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। फिर उसके साथ मैं क्या करती हूँ ये खुद मुझे भी नहीं पता चलता। इसलिए जब तक आप यहाँ हैं, मेहमान की तरह ही रहे, घर का सदस्य बनने का ख्वाब मत देखे, क्योंकि ये घर भी हमारा है और ये परिवार भी। और जो भी इस पर अपनी नजरें डालने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम क्या होगा ये हम खुद नहीं जानते। शुभ रात्रि, चलते हैं, थोड़ा ख्याल रखा करे अपना। इतना बोल वो रचित का हाथ पकड़ उसे लेकर आगे बढ़ गई। वही रचित जो खोया हुआ उसकी बात सुन रहा था, उसकी हरकत से उसका ध्यान खुद की हथेलियों पर चला गया जिसे सिया ने पकड़ रखा था। उसे खुद पर ऐसे हक जताते देख वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। अभी हुई सारी बातें सोचते हुए रचित के चेहरे से स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो सिया को देखते हुए अपने मन में बोली, क्या है ये लड़की, हर रोज इसका नया ही रूप देखने को मिलता है। जब सोचता हूँ थोड़ा जानने लगा हूँ इसे, ये वापस अनजान बन जाती है। वही सिया को रचित के ले जाने के बाद वहां खड़ी सनाया के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो उन्हें जाते देख बोली, इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानूंगी। आखिर मैं अपने पति को छोड़ इंडिया सिर्फ रचित के लिए ही आई हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं रचित को पाने के लिए कुछ भी करूंगी, और मुझे पता है उसमें मेरी मदद कौन करेगा। इतना बोल वो कमरे में चली गई। इधर सिया रचित को लेकर हॉल में आई और उसका हाथ छोड़ बिना किसी भाव के डाइनिंग पर प्लेट लगाने लगी। उसे देखते हुए रचित भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। उसके बैठते ही सिया जल्दी से उसके सामने प्लेट लगा बोली, आप खा लीजिए। इतना बोल वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, रचित उसकी कलाई पकड़ लेता है। उसकी कलाई पकड़ने के बाद भी सिया ने एक बार भी अपनी नजरें उठा उसे नहीं देखा था, पर रचित की हरकत से उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो लगातार खुद की धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसे शांत देख रचित बोला, तुमने भी तो अभी तक नहीं खाया है, चुपचाप बैठो और खाना खाओ। उसकी बात सुन सिया बिना उसे देखे बोली, हमारा पेट भरा हुआ है, आप खा लीजिए। इतना बोल वो उससे अपनी कलाई छुड़ा रूम में चली गई। ना चाहते हुए भी उसकी बातों में तल्खी आ गई थी। वही उसे ऐसे जाते देख अफसोस में अपना सर हिला दिया। वो जानता था कि सिया दिखा नहीं रही, पर उसे रचित और सनाया को एक साथ देख बुरा लगा है। चाहे सिचुएशन कुछ भी रही हो, लेकिन है तो वो रचित की पत्नी ही। वो सिया के बारे में सोचते हुए अपने सामने निकले खाने को देखता है और प्लेट में थोड़ा और खा लेकर वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वही इधर सिया रूम में आते ही सीधे बाथरूम में चली गई। वो अंदर आई और शावर ऑन करके खड़ी हो गई। उसके आंखों से इस वक्त आंसू गिर रहे थे। आज सनाया को रचित के करीब देख उसके दिल में दर्द हो रहा था। दोनों का साथ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्यों, इसका जवाब वो समझ नहीं पा रही थी। वो थोड़ी देर वैसे ही खड़ी शावर में भीगती रही पर उसके मन को शांति नहीं मिली। करीब 15 मिनट बाद सिया को ठंड लगने लगा, जिस कारण उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, पर वो वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं थी। इधर रचित खाना लेकर रूम में आया तो उसे सिया कहीं भी नहीं दिखी। वो अभी सोच ही रहा था कि सिया कहाँ होगी, तभी बाथरूम से आते पानी गिरने की आवाज से उसे पता चल गया कि सिया बाथरूम में है। ये देख वो अपने हाथ में लिया हुआ खाना वही साइड टेबल पर रख अपने लैपटॉप ले बैठकर काम करते हुए उसके बाहर आने इंतजार करने लगा। ऐसे ही 15 मिनट बीत गए लेकिन सिया अभी तक बाहर नहीं आई थी। उसे बाहर ना आते देख रचित अपने मन में बोला, ये इतनी देर से अंदर क्या कर रही है। इतना सोचते हुए वो अपना लैपटॉप साइड में रख बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो दरवाजे के पास आया और दरवाजा नॉक करते हुए सिया को आवाज लगा बोला, सिया अंदर क्या कर रही हो, बाहर आओ। उसके बोलने पर सिया कोई जवाब नहीं दी, जिससे रचित परेशान हो गया। उसे दरवाजा ना खोलते देख वो जैसे ही वापस खटखटाने को हुआ, सिया दरवाजा खोल बाहर आई और बिना उसकी तरफ देखे बेड की तरफ बढ़ने लगी। इस वक्त वो हल्का हल्का कांप रही थी। रचित का ध्यान जैसे ही उस पर गया, वो उसे कांपते देख बोला, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना कांप क्यों रही हो। उसकी बात सुन सिया की नजरें ऊपर उठ गई।
लेकिन वो उसकी बात को अनसुना कर जैसे ही जाने को हुई, रचित उसकी कलाई कस के पकड़ लेता है। उसके इतना करते ही सिया की नजरें उसकी तरफ उठ गई। उसे खुद को देखता देख वो बोला, कुछ पूछा है मैंने? तुम इतना काम कैसे रही हो? मेरे सामने जुबान नहीं चल रही क्या? उसे ऐसे गुस्से में देख, बिना उसकी आंखों में देखते हुए उससे अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, हम पर तो आप ऐसे हमेशा चिल्ला लेते हैं, लेकिन अभी जब सनाया जी आपके इतने करीब थी, तो आपने उन्हें क्यों नहीं कुछ कहा? आपको अपना गुस्सा निकलने के लिए सिर्फ हम जी मिलते हैं क्या? उसके इतना बोलते ही रचित खामोश होकर उसे देखने लगा। वही सिया उसे ऐसे खामोश देख फीका सा मुस्कुरा दी। उसके आंखों में रचित की खामोशी से आंसू आ गए थे। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, रचित की हरकत से हैरान हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।